Hello students, I hope you all are fine and doing well. So, today we are going to discuss the very first chapter of your geography book and that is resources and development. टाइटल को सुन के तो आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर रिसोर्सेज ये तो हमारे लिए बहुत इजी होगा एंड यस ऑब्वियसली दिस चैप्टर यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी इजी क्योंकि रिसोर्सेज तो आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं. You all must be knowing what a resource is. आप सभी को पता होगा कि एक रिसोर्स क्या होता है. ओके छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बट इस चैप्टर में रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को कि मतलब रिसोर्सेज कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उन्हें आप फर्दर और भी ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके अलावा दो मेन लैंड एंड सॉइल इन मेन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, इनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्सेज से जुड़े हुए और भी कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है, उनकी कंजर्वेशन, उनकी प्लानिंग, ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर में आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके सो दिस वुड बी फॉर श्योर अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू ऑल. So let us first talk about resources. पहले हम लोग बात करते हैं resources की. अगर हम रिकॉल करें, आप लोग छोटी क्लासेस में इवन क्लास 8 में भी पढ़कर आए हैं रिसोर्स, तो क्या होता है रिसोर्स? आप सब कहेंगे कि मैम रिसोर्स इज एनीथिंग दैट इज फाउंड इन द एनवायरमेंट एंड दैट कैन बी पुट टू एनी यूज. रिसोर्स वो चीज जो कि एनवायरमेंट में मिलती है और जिसे किसी भी काम में लिया जा सके, और एनीथिंग दैट satisfy human needs. कोई भी ऐसी चीज जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी ऐसी चीज जो एनवायरमेंट में मिल रही है, ओके एंड एनीथिंग दैट कैन बी पुट टू एनी यूज. ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो एनीथिंग वी यूज वुड, वी मेक फर्नीचर आउट ऑफ वुड. ओके अगर हम क्लासरूम की बात करें तो बेंचेस, ओके डस्टर, चौक, ये सब चीजें हमारे लिए रिसोर्सेज है. Why? Because we use them, है ना? They satisfy our need, they satisfy our wants. हम अगर हमारे आसपास एनवायरमेंट में देखें तो एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब भी हमारे लिए क्या है? All these things are resources. Okay? All these things are resources. Resource का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसी चीज जो कि एनवायरमेंट में मिल रही है और जो कि हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से यूजफुल है, हमारे किसी ना किसी तरीके से काम आ रही है. एवरीथिंग दैट कम्स इन आवर यूज और एवरीथिंग दैट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इज टर्म्ड एज रिसोर्स. ये डेफिनेशन तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए थे. आपको पता है क्लास 10th में भी सेम डेफिनेशन अप्लाई होगी बट इस पे कुछ सफिक्सेस भी ऐड हो जाएंगे, मतलब कुछ और भी चीजें आगे इसके ऐड हो जाएंगी. जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड हो जाएंगी. चलिए देखते हैं हम लोग की क्लास 10th में आपको रिसोर्सेज को कैसे किस तरीके से डिफाइन करना है. ओके देखिए सबसे पहले अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो डेफिनेशन हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एवरीथिंग इन आवर एनवायरमेंट, सबसे पहली चीज कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है, ओके व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. ये दूसरी चीज हो गई, ओके कि जो चीज एनवायरमेंट में अवेलेबल है और जिसे हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद आप यहां पर एक वर्ड ऐड ऑन कर सकते हो, वो वर्ड है प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड मीन्स कि ये तीनों चीजें भी, बाकी और भी 3 कंडीशंस है वो भी फुलफिल होनी चाहिए. प्रोवाइडेड दैट क्या होना चाहिए कि दैट थिंग शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. इट मीन्स कि वी शुड हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज दैट रिसोर्स और हमारे पास उस रिसोर्स तक पहुंचने की, उसे यूज करने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. फर्स्ट ये कंडीशन हो गई जो कि क्लास 10th में आके ऐड हुई है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली फीजिबल. इट मीन्स दैट थिंग शुड बी प्रॉफिटेबल फॉर अस. हमारे पास पहली चीज उतना मनी भी होना चाहिए, उतने रिसोर्सेज होने चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि हम उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके, उन्हें यूज कर सके. ओके सेकेंडली ऐसा नहीं हो कि हम बहुत सारा खर्चा कर लें उस रिसोर्स के पीछे और फिर हमें उसकी इतनी इकोनॉमिकल वैल्यू ही ना हो.
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो थिंग इकोनॉमिकली वैल्यूएबल भी होनी चाहिए। उसके बाद बोला है कल्चरली एक्सेप्टेबल, इट मीन्स दैट थिंग शुड बी एक्सेप्टेड बाय आवर सोसाइटी और बाय आवर कल्चर। जब ये सारी कंडीशंस आपस में मर्ज हो जाएंगी, ओके, तो ये सब चीजें, ये सारी चीजें, पहली चीज कि कोई भी ऐसी चीज जो कि एनवायरमेंट में अवेलेबल हो, दूसरा कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हो, थर्ड वी शुड हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस इट, fourth it should be economically feasible or profitable or valuable, okay, next is it should be culturally acceptable। जब कोई भी थिंग में ये पांचों फीचर्स होंगे, then we can call that thing or we can call that substance as a resource। हम उसे तब क्या कह सकते हैं, एक रिसोर्स कह सकते हैं, we can call that substance as a resource। now you know, आपको पता होगा, हम ऐसा समझते हैं कि कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। आर द रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? एक्चुअली नो, नॉट एट ऑल। यू नो, ह्यूमन बींग्स आर themselves, they are very important resource। ह्यूमन बींग्स खुद एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। Why are they important resource? Because they only create the other resources। क्योंकि वो ही अदर रिसोर्सेज को, सबसे पहली बात, क्रिएट करने से भी पहले दे आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, दे आइडेंटिफाई, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स ने आइडेंटिफाई किया कि जो वुड है फॉरेस्ट में, दैट कैन बी यूज्ड टू मेक फर्नीचर, दैट कैन बी यूज्ड टू मेक पेपर। तो आइडेंटिफिकेशन का काम भी ह्यूमन बींग्स करते हैं। आफ्टर दैट दे क्रिएट न्यूअर रिसोर्सेज। नाउ इसका भी एक प्रोसेस होता है बेटा। क्या प्रोसेस होता है? एक डायग्राम से मैं आपको समझाती हूं यहां पर, ओके। एक डायग्राम से मैं आपको समझाती हूं यहां पर। यहां पर हम लोग लिख देंगे ह्यूमन, ओके। नाउ ये आपका हो जाएगा फिजिकल एनवायरमेंट, ओके। यहां पे आपका आ गया टेक्नोलॉजी, और यहां हम लोग लिखेंगे इंस्टीट्यूशन। ओके, अब देखिए क्या मतलब है इसका। What does this diagram show? क्या शो करता है ये डायग्राम बेटा? इंटरडिपेंडेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिसोर्सेज जो हैं, दे आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जो भी रिसोर्सेज एनवायरमेंट में हमें मिलते हैं, दे आर आइडेंटिफाइड और दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स। अगर वो नेचुरली अकर कर भी रहे हैं तो भी उन्हें आइडेंटिफाई करके यूज में कौन लेकर आएगा? ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसका एक प्रोसेस यहां पे बताया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू ह्यूमन बींग्स डू? ह्यूमन बींग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल human beings interact with their physical environment. What do? They interact with their physical environment. Okay, वो अपने physical environment के साथ interact करते हैं, then they make the use of technology and then they set up institutions to create newer resources. For example, सबसे पहले human beings ने they would have interacted with the environment. उन्होंने environment के साथ interact किया होगा, okay। जैसे कि जब वो फॉरेस्ट में गए होंगे, फॉरेस्ट एक एनवायरमेंट है, उसमें उन्होंने इंटरैक्ट किया होगा, ठीक है। इंटरैक्ट करने के बाद उन्हें वुड मिली, वुड से उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके दे वुड हैव सेट अप इंस्टीट्यूशंस एंड दे वुड हैव मेड फर्नीचर और एनी अदर थिंग्स ऑफ देयर यूज, ओके। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Okay, the next topic that we are going to study is classification of resources. अब हम बात करेंगे कि how can the resources be classified? Resources को किस तरीके से classify किया जा सकता है?
Now resources can be classified in the following ways. There are 4 criteria on the basis of which the resources can be classified. Okay, first is on the basis of origin. Origin का मतलब I hope आप सभी को पता होगा, origin means source. Okay, so resources can be classified on the basis of origin in 2 heads. Origin के basis पे resources को 2 heads में classify किया जा सकता है, biotic and abiotic. Now I hope you all must be knowing, अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी, बट आपको ये तो पता ही होगा, biotic it means that are derived from living things, and abiotic it means those resources that are derived from non-living things. Okay, after that we have the second criteria is exhaustibility. Exhaustibility means एग्जॉस्ट होने की कैपेसिटी कि रिसोर्सेस कब खत्म होंगे. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ये भी आई होप आपको पता होगा. रिन्यूएबल मींस दोस कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. नॉन रिन्यूएबल मींस दोस कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मींस हु ओन्स द रिसोर्सेस. रिसोर्सेस का मालिक कौन है. Okay, so on the basis of it, resources can be classified under 4 heads: individual, community, national and international. अब ये क्या होते हैं इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. On the basis of status of development, ये आप क्लास 8 में भी पढ़कर आए हैं. Status of development and use के बेसिस पे resources को classify किया जाता है. They can be classified as potential, developed, stock and reserves. Okay, in your book some other type of classification is also given, like resources can be natural or human. Natural that are derived from the nature, and human it means when human beings are themselves called the resources. ये हमने अभी डिस्कस किया कि human beings को resources क्यों कहा जाता है, because they transform all the things, all the substances that are available in the environment into resources. Human beings ही वो person है, human beings ही वो resource है जो कि किसी भी substance को resource में convert करते हैं. ओके, सो आप देख सकते हैं नेचुरल में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दिया हुआ है. उसके अलावा रिन्यूएबल में कंटिन्यूअस और फ्लो. ओके, एंड बायोलॉजिकल दिया हुआ है. बायोलॉजिकल में वाइल्ड लाइफ हो गया और नेचुरल वेजिटेशन हो गया. इनके बारे में डिटेलिंग हमें बुक में नहीं दी हुई है, सो जस्ट आपको एक बार ये ओवरलुक, एक बार आपको ये देखना है इन्हें. ओके, लाइक रिन्यूएबल में रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल. रिसाइकलेबल में आ गए हमारे मेटल्स जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, एंड नॉन रिसाइकलेबल में आते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा. अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. Okay, structures and institutions. Structures and institutions are set up by human beings only, and the other head is quantity and quality. It means the number of the human beings and their quality. Quality means their skills or their abilities, the skills and abilities possessed by them. Okay. Okay, so now let us come back to the topic or the actual classification that we have to study. जो अभी हमारी बुक में दिए हुए थे 4 criterias, उनको हम लोग पढ़ते हैं. The first one is on the basis of origin. As I already told you, origin means source. ये बताएंगे कि resources कहाँ से आए हैं, कहाँ से हमने उन्हें derive किया है. So on the basis of origin, resources can be of 2 types, biotic and abiotic. Now what are biotic resources? We have studied them in the previous classes as well. Biotic resources are those resources that are obtained from the biosphere, जो कि biosphere से मिलते हैं, and they have life. Okay? Biosphere, as you all must be knowing, it consists of living organisms. So इसके examples क्या हो गए? Human beings, flora and fauna, it means vegetation and wildlife. Fisheries, livestock, it means animals, fisheries, etc. Next are abiotic resources. What are abiotic resources? Abiotic means all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, land, rocks, metals, ये सब चीजें जो कि non-living है,
Okay, all these things will be biotech resources. Okay. Next is on the basis of exhaustibility. As I already told you, exhaustibility का मतलब खत्म होने की क्षमता, the capacity to be exhausted. Okay, so इसके basis पे we can have two types of resources. One is renewable and the next one is non-renewable. Name से ही अगर हम देखें renewable, it means that have the capacity to be renewed. Renew, दोबारा से नए होने की क्षमता होना, and non-renewable means that do not have the ability to be renewed. So the resources which can be renewed or replenished or reproduced by any way, like by physical, chemical or mechanical processes, are known as renewable resources. ठीक है, जो resources renew हो पाए, replenish हो पाए, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब किसके एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं. वी ऑल नो दैट दे आर अवेलेबल इन अ लिमिटेड इन एन अनलिमिटेड अमाउंट. ओके, दे आर अवेलेबल इन unlimited amount. They are mostly found as free gifts of nature. They do not cause any kind of pollution. So these are some characteristics of renewable resources. Okay, देखिए यहाँ पे वही बोला गया है, the renewable resources may be further classified as continuous or flow. Okay, for example, solar and wind energy, water, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. वैसे तो ये लोग ये सारे जो रिसोर्सेज हैं दे आर प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड अमाउंट, बट इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में है. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू कंजर्व देम और वी नीड टू यूज देम जुडिशियसली. फॉर एग्जांपल वाटर, फॉरेस्ट. ओके, नेक्स्ट we have non-renewable resources. What are the next type? Non-renewable resources. नाम से समझ में आ रहा है ये वो resources हो जाएंगे बेटा जिन्हें renew नहीं किया जा सकता. That cannot be renewed. Okay? और if they can be renewed, अगर ये renew हो भी जाएंगे, ये form हो भी जाएंगे, तो they will take millions of years in their formation. It means कि they are formed or they occur over a long geological time. ये बहुत सारे सालों के बाद बनते हैं. It takes millions of years in their concentration. हमारी जो रेट है यूज की, the rate at which we use them is much higher than the rate at which these resources are formed. Okay? These resources takes millions of years. यहाँ पे बोला गया है ना कि इनको बनने में, in their formation, they take millions of years. Some of these resources like metals are recyclable. इनमें से कुछ recyclable होते हैं, जबकि जो fossil fuels हैं they cannot be recycled. For example, coal, petroleum, natural gas, they cannot be recycled. They are present in a limited quantity and they can be exhausted after their use. इसका मतलब अगर हमने इन्हें सोच समझकर जुडिशियसली यूज नहीं किया तो इनका जो लिमिटेड क्वांटिटी, जो लिमिटेड अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, दैट विल बी एग्जॉस्टेड आफ्टर देयर यूज. ओके, so what would be the example of non-renewable resources? Minerals, fossil fuels like coal, petroleum, natural gas, all these things are example of non-renewable. ओके, आपको इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होंगे कि दे आर अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, दे कॉज पोल्यूशन एज वेल लाइक फॉसिल फ्यूल्स. ओके, लेट अस मूव फर्दर. Next is on the basis of ownership. Ownership, as I already told you, ownership means who owns the resources or to whom the resources belong. कौन resources को possess कर रहा है, resources किसको belong कर रहे हैं, who is the owner of the resources. Okay, on the basis of ownership, resources can be classified into different heads. These are individual, community, national and international. Let us first talk about individual resources. क्या होंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज? इंडिविजुअल का मतलब आप सभी जानते होंगे. इंडिविजुअल मींस रेफरिंग टू वन, जब हम किसी एक पर्सन की बात करें. सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय
individuals. It means किसी भी एक person को belong करने वाले resources will come under the category of individual resources. For example, my home, that is my house. Okay, my car, my phone, all these things will belong to me. Okay, your home, your cycle, your motor vehicle or anything that belongs to you will come under individual resources. Okay, कई बार ऐसे भी resources होते हैं जो कि वैसे तो आप कहोगे कि मैम टेम्पल, गार्डन्स, ओके, वेल्स, ये सब तो वैसे पूरी कम्युनिटी के लिए होते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें यूज करते हैं. बट अगर ये सब चीजें हमारे घर में है, जैसे कि अगर मेरे घर में टेम्पल है, if I have a gurdwara at my home, if I have like मैं बोलूं कि I have a well at my home, okay, so all these things at that time, all these things will come under individual resources. उस टाइम पे ये सब चीजें किस में आ जाएंगी? Individual resources में आ जाएंगी. Like in villages, people own lands, okay, where in urban areas people own, urban areas में लोगों के क्या होते हैं? Plots होते हैं, houses होते हैं, and they have other properties. For example, plantations भी है. Plantation means जब एक crop को large piece of land पे grow किया जाता है, when a single crop is grown, it means a single variety of crop, okay, not a single crop, single variety of crop is grown on a large piece of land, it is called plantation. A plantation can be owned by an individual. Okay, for example, I can own a plantation. Pasture lands where animals graze, okay, ponds, talab, water in the wells, all these things can belong to one individual and they can come under the category of individual resources. Okay, next we have community owned resources. Next we have community owned. Community owned means जिनके owner पूरी community है. Okay, it means those resources that are available to be used by the whole community. For example, हम लोग क्या देखते हैं? हमारे घर तक का एरिया तो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स है, बट एज वी मूव आउट ऑफ आवर होम और एज वी मूव आउट ऑफ आवर हाउस, वी वॉक इनटू द स्ट्रीट, we see street lights, so all these things are available to everyone, like the public parks, temples, mosques, gurdwaras, all these things are available to everyone or they are available for use for the whole community. Okay, so all these types of resources will come under the category of community owned resources. Okay, these resources are accessible to all the members of the community. For example, grazing grounds हो गए जहाँ पे animals को graze करा सकते हैं, burial grounds हो गए हमारे जहाँ पे cremation किया जाता है, okay, and public parks, picnic spots, playgrounds, etc. All these things come under the category of community owned resources. Okay. Next we have the third type of resource on the basis of ownership are national resources. Now नाम से समझ में आ रहा है national. National means that belong to nation. So technically all the resources that are lying under the boundary of a nation will belong to the national resources. सारे ही resources जो कि किसी nation की boundary के अंदर lie कर रहे हैं, वो सब resources, चाहे वो forest हो, rivers हो, wildlife हो, okay, vegetation हो या उसके human beings हो, सभी कोई भी minerals मिल रहे हो, all these things will belong to nation only, right? But अगर हम इन्हें डिटेल में पढ़ें तो देखिए क्या बोला है, नेशनल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय अ नेशन और अ कंट्री. कंट्री में लाई करने वाले सारे मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, इट मींस वाटर बॉडीज, वेदर दे आर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब चीजें. ओके, इसके अलावा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, हमारी कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर का लैंड. एंड इसके अलावा नेशनल रिसोर्सेज में एक बात बहुत आपको समझनी है कि इसके अलावा जैसे वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ पेनिनसुला, इट मींस कि इंडिया का जो लोअर पोर्शन है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, इट इज कवर्ड बाय वाटर ऑन इट्स थ्री साइड्स.
है ना, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और एक तरफ आता है इंडियन ओशन। तो अगर हम ओशनिक एरिया की बात करें तो ओशनिक एरिया में हम लोग इंक्लूड करेंगे द एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ये एक मेजरिंग यूनिट है 12 नॉटिकल माइल्स। इसका मतलब क्या हुआ 22.2 किलोमीटर्स। कोस्ट से, कोस्ट मतलब किनारे से, इंडिया का जो किनारा होगा, लाइक दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इस किनारे से यहां से हम लोग देखेंगे 22.2 किलोमीटर्स का जो एरिया होगा, ओके, कोस्ट से लेकर, दैट विल बी टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर, मतलब वो भी हमारी टेरिटरी, हमारी कंट्री का पार्ट कहलाएगा। ओके, एंड रिसोर्सेज देयरइन बिलोंग टू द नेशन। आपको पता होगा कि 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स भी हमारी कंट्री का पार्ट है, तो उनके अंदर भी जो रिसोर्सेज आ रहे हैं दैट विल बी आल्सो टर्म्ड एज नेशनल रिसोर्सेज। ओके, फॉर एग्जांपल रोड्स, canals, railways, everything that lie in the political boundaries of our country, all those things will be termed as national resources. Okay, now let us move to the other type, that is international resources. Now what are international resources? Now what are international resources? International resources, okay, नेशनल की तो हमने बात की थी, ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं। यू नो चिल्ड्रन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री, जो किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग ही नहीं करते। दे बिलोंग टू सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे आर रेगुलेटेड बाय सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ही इन्हें रेगुलेट करते हैं, जैसे कि द ओशनिक रिसोर्सेस। ओके, जो ओशनिक रिसोर्सेज है, हमारे ओशंस जो है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 नॉटिकल माइल्स के दूर जो हमारे रिसोर्सेज है, they belong to open ocean. Open ocean means they do not belong to any one country and no country can own those resources. उन oceans पे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का राइट नहीं हो सकता है। नो कंट्री कैन यूज देम फॉर इट्स ओन गुड, ओके, एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस और विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करते और कोई एक पर्टिकुलर कंट्री इन्हें यूज नहीं कर सकती, ओके। चलिए, 3 क्राइटेरियाज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। नाउ let us discuss the 4th criteria, that is on the basis of status of development. Status of development means in this we assess or we analyze how far the resources have been developed, और कि resources कहां तक develop हुए हैं, what is the level of their development. So on the basis of status of development we can have 4 types of resources, and these are potential, developed, stock and reserves. First क्या है? Potential resources. What are potential resources? Potential resources वो होते हैं, बेटा नाम से समझ में आ रहा है potential. It means they have the potential to be used. उनके अंदर potential है कि उन्हें यूज किया जा सकता है, but we may not know their entire quantity. But जरूरी नहीं है कि हमें उनकी quantity, उनकी quality के बारे में पता हो. Okay, so it means these are those resources which are found in a region. ये किसी region में मिलते तो हैं, but they have not been utilized. It means it may be possible that we may not be known about them. ये possible है कि हो सकता है हमें उनके बारे में पता ही ना हो. Okay, so यहाँ पे example दिया हुआ है कि for example Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy. Okay, ये पुराना example है बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल कि राजस्थान और गुजरात में सोलर और विंड एनर्जी को यूज करने का पोटेंशियल है, बट दीज आर नॉट फार यूटिलाइज्ड. बट आज तो ऐसा नहीं है, आज ये रिसोर्सेज हमारे लिए पोटेंशियल नहीं रहे, क्योंकि आज तो हम इन्हें यूज कर रहे हैं. इन गुजरात एज वेल, इन राजस्थान एज वेल, वी आर यूजिंग सोलर एंड विंड एनर्जी, बट और भी ज्यादा इन्हें यूज किया
जा सकता है, ओके, इन द फ्यूचर। Next we have developed resources. Okay, now what are developed resources? As we discussed, अभी मैंने आपको बात करी कि कुछ पोटेंशियल तो वो है जिनके अंदर पोटेंशियल है पर हमें उनकी क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है। ओके, सो डेवलप क्या हो जाएंगे? डेवलप नाम से समझ में आ रहा है ये डेवलप्ड है। इट मींस वी नो अबाउट देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन सर्वेड। इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का एस्टिमेशन, इनका पता लगाया जा चुका है। ओके, इट हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। इट मींस दे आर रेडी टू बी यूटिलाइज्ड। ओके, the development of resources depends on technology and level of their feasibility. It means if we have the technology, we can use them. They are ready to be used and they are sometimes used by us. Okay, जैसे कि अगर आज हम सोलर और विंड को यूज कर रहे हैं एनर्जीज को, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गए? डेवलप्ड रिसोर्सेज हो गए। ओके, इनका जो यूज है वो उनकी फीजिबिलिटी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि यूज करके हमें उनसे कुछ फायदा होता है या नहीं। ओके, the third category of resources, okay, under this criteria or under the criteria of status of development is stock. Third category क्या है? Stock. Stock जैसे कि आप समझते हैं it refers to the amount of something, है ना? तो वैसे यहाँ पे क्या बात हो रही है? Materials in the environment. ऐसे materials और ऐसे resources जो कि environment में available हैं, they have the potential to satisfy human needs. वो human needs को satisfy भी कर सकते हैं। But human beings do not use them. But human beings do not have. Why don't they use them? Because they don't have appropriate technology to use them. मतलब ये वो resources हैं जिनकी quantity, quality हमें पता है। They have the potential to be used. इनके अंदर potential भी है use करने का, but हम इन्हें use क्यों नहीं कर रहे? Because we do not have the appropriate technology. We may lack the technology. हमारे पास हो सकता है कि proper technology ना हो इन्हें access या इन्हें use करने की। For example, hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technology to use it. It means hydrogen can be used for the many things, but we do not have the appropriate technology to use it. Okay? The next category that we have is reserves. अब reserves क्या होते हैं? अभी हमने स्टॉक की बात की कि स्टॉक वो है जो कि हमारे पास अवेलेबल है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज करने की। Now reserves are the subset of stocks. What are they? They are the subset of stock. It means stock का ऐसा पार्ट जो हम यूज कर सकते हैं। It means उनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी but we don't use them. Why don't we use them? Because we want to conserve them for the future generation. क्योंकि हम उन्हें future generation के लिए बचा के रखना चाहते हैं। देखिए बोला गया है they can be used, they can be put into use with the existing technical know-how. Existing technology के साथ हम इन्हें use कर सकते हैं but their use has not been started. पर इनका use start नहीं किया गया है। These can be used for meeting future requirements. Why? We want to conserve them for future generation. For example, water in the dams. Water जो है dams में हम उसे rain water को harvest क्यों करते हैं? Why do we save it? To be used by the future generation or to be used for the future requirements. Next, forest. We should conserve the forest to utilize them in the future. So these things can be termed as reserves. ओके, सो यहाँ पे हमारा रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ओके, हमारे चैप्टर के टाइटल में ही था रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस में हम लोग अगर बात करें तो आपको पता होगा कि रिसोर्सेस जो है they are vital for human beings.
They are vital. It means they are very important for human survival. ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है. बट यू नो चिल्ड्रन, वी ह्यूमन बींग्स बहुत टाइम तक हम ऐसे सोचते थे कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, वो तो हमें ऐसे ही मिले फ्री में. दैट इज व्हाई व्हाट डिड वी डू, वी यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली. हम उन्हें बिना कुछ सोचे समझे यूज करते गए. वी यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज कॉज्ड a lot of problems. इसके वजह से कुछ बहुत सारी problems हो गई हैं. And these are first, depletion of resources. It means resources खत्म होते जा रहे हैं, resources deplete हो गए हैं. किस वजह से deplete हुए हैं? Because there are some individuals who are so greedy. क्योंकि कुछ individuals उन्हें अपनी greed के लिए, अपनी लालच के लिए यूज कर रहे हैं. हमें रिसोर्सेज को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, बट रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स फॉर सैटिस्फाइंग देयर ग्रीड्स. एंड एज वी ऑल नो, ग्रीड्स नेवर कम टू एंड. ग्रीड्स कभी खत्म नहीं होती. ओके, सो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है देखिए. Next is accumulation of resources in few hands. It means कि अभी हमने बात करी resources deplete हो गए हैं. जब resources खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जब कोई चीज कम होती है तो उसके prices क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, right? जब चीज की कमी होती है तो वो costly हो जाती है. जब resources कम हो जाएंगे तो उनके prices बढ़ जाएंगे. जब वो costly हो जाएंगे तो क्या होगा, जब वो कॉस्टली हो जाएंगे तो देयर विल बी ओनली सम इंडिविजुअल हु कैन अफोर्ड देम. तब केवल कुछ ही लोग उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे. तो दिस विल क्रिएट अ गैप इन द सोसाइटी. इट मींस वन, दोज हु हैव एंड द अदर दोज हु डोंट हैव. इट मींस कुछ लोग जो कि रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हैं और कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं है तो वो लोग रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे. इट मींस वही बात बोली गई है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. Okay, it has divided the society into two segments, that is rich and poor. Only the rich people are able to use petrol. Why? Because they only have the vehicles. The poor, they don't have the vehicles, so they are not able to use the resources. Okay? Next is resources के indiscriminate use ने कुछ global ecological problems को भी generate किया है, जैसे कि global warming, अर्थ का बहुत ज्यादा हीटअप होना, ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी का खराब होना. ओके, दीज ऑल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर आल्सो कॉज्ड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. ओके, नाउ अभी हम लोगों ने बात करी कि रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, राइट? अब जब रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग रिसोर्सेज को इक्विटेबल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करें. किस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करें? इक्विटेबल मैनर में. वी नीड टू इंश्योर equitable distribution of resources. Okay, which type of distribution we need? Equitable distribution. Equitable distribution means कि resources उतने यूज किए जाएं हर पर्सन के द्वारा जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट है. Using resources according to our needs and not according to our greeds. अगर हम हमारी greeds के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो resources बहुत जल्दी ही डिप्लीट या फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे. So that is why equitable distribution करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, एक टॉपिक है जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़कर आए हैं, एंड दैट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है. ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा दो तरीके से किया जा सकता है. फर्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग, एक तो रिसोर्सेस की प्लानिंग करके, एंड द अदर वन इज रिसोर्स कंजर्वेशन. ओके, इट मींस रिसोर्सेस को बचाकर.
ओके, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, या भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी यही बोला गया है कि रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। इट मींस कि रिसोर्सेस का जुडिशियस यूज करना, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका सोच समझ के यूज करना, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। ये बहुत जरूरी है ताकि हम सभी लाइफ फॉर्म्स को उनका एक सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इंश्योर कर सकें। ओके, वही एक टॉपिक हमें पढ़ना है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करना ताकि ना तो एनवायरमेंट को कोई नुकसान हो, प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड्स फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स फुलफिल हो जाए। ओके, जब ये तीनों कंडीशंस अचीव हो जाएंगी तो वी कैन से दैट वी आर सस्टेनेबली डेवलप्ड। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट इस तरीके से हो, रिसोर्सेज का यूज इस तरीके से हो विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। फर्स्ट कंडीशन इज without damaging the environment. We do not need to cause any type of damage to the environment. And next is development in the present should not compromise with the needs of future generation. It means कि present की तो needs fulfill हो ही, पर उसके साथ future generation को भी suffer ना करना पड़े। It means present generation की भी needs fulfill हो जाए और future generation की भी need fulfill हो जाए। Okay? इसीलिए क्योंकि आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, इसीलिए हमसे कहा जाता है कि वी नीड टू यूज द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्लानिंग, वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। व्हाई? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, तभी जाके हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन और भी कुछ और टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप दीज टॉपिक्स आर वेरी वेल क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।